Good afternoon, students. I think you are feeling well. Once again, welcome back to Biology online classes. हमने पिछली कक्षा में मानव की आहार नाली की संरचना के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज हम आपको सहायक पाचक ग्रंथियों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने बताया कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो आहार नाल एवं सहायक पाचक ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है। मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो आहार नाल और किससे मिलकर के बना होता है? सहायक पाचक ग्रंथियों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। देखिए, सहायक पाचक ग्रंथियों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सहायक पाचक ग्रंथियां। आज का टॉपिक है सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सहायक पाचक ग्रंथियां। देखिए, मानव के शरीर में आहार नाल से संबंधित तीन पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाचक ग्रंथियां पाई जाती है? आहार नाल से संबंधित तीन पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। तीन पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। मानव के शरीर में आहार नाल से संबंधित तीन पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं? देखिए, सबसे पहली पाचक ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि, जिसको बोलते हैं सलेवरी। ऐसे सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम से उसे जानते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स। दूसरी हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। और तीसरी जो ग्रंथि होती है उसका नाम होता है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि या हीपर ग्लैंड के नाम से इसे जानते हैं। लीवर ग्लैंड या हिपेटिक ग्लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। ठीक है, देखिए, मानव की मुख गुहा में तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहले मैं लार ग्रंथि के बारे में बात करता हूं। लार ग्रंथियां जो होती हैं वो लार का क्या करती है? निर्माण करती है। और जब मानव के द्वारा मुख में भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है तो उस भोज्य पदार्थ को ये लार ग्रंथियां क्या कर देती है? लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो लार होती है वो उस भोजन को कैसा बना देती है? लसलसा बना देती है। ठीक है, आपको बता दें कि जो लार ग्रंथियां होती है, मानव की मुख गुहा में तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। हम बात करते हैं लार ग्रंथियों के प्रकार। देखिए, लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती है। मानव की जो मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी होती है, उसमें तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीन प्रकार की कौन कौन सी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं उन पे हम बात करते हैं। पहली लार ग्रंथि का नाम है अधोजिह्वा ग्रंथि।
अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से ऐसे जाना जाता है। ठीक है, अधोजिह्वा ग्रंथि नाम से स्पष्ट लग रहा है। अधो का अर्थ होता है नीचे, जिह्वा का अर्थ होता है जीभ, अर्थात ऐसी ग्रंथि जो मानव की जीभ के कहां पर पाई जाती है, नीचे स्थित होती है। ऐसी ग्रंथि जो मानव की जीभ के नीचे स्थित होती है उसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। तो ये लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें पहली लार ग्रंथि है जिसका नाम है अधोजिह्वा ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जो मानव की मुख गुहा में जीभ के नीचे स्थित होती है उसे अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। दूसरी ग्रंथि को कहा जाता है अधोजंभ ग्रंथि, अधोजंभ ग्रंथि के नाम से जानते हैं। देखिए, अधोजंभ ग्रंथि को कहा जाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, देखिए अधोजंभ ग्रंथि कहां पाई जाती है? मानव के अंदर ये जबड़े होते हैं। ठीक है, और ये जबड़े से निकल करके ये जो अधोजंभ ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां जो होती हैं अधोजंभ ग्रंथियां, ये मानव के जबड़े से निकल करके और कृंतक जो दांत होते हैं उन कृंतक दांतों के नीचे आकर के क्या हो जाती है? खुल जाती है। ठीक है, यानी कि अधोजंभ ग्रंथि जो होती है वो मानव के जो जबड़े होते हैं, जो दो होते हैं, अपर जो ऊपरी जबड़ा होता है, दूसरा कौन सा होता है? लोअर जो होता है, अपर जो एंड लोअर जो। मानव में 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ठीक है, तो जबड़ा जो होता है, ठीक है, जबड़े से ये ग्रंथियां क्या होती हैं? निकलती है, और निकल करके जो कृंतक दांत होते हैं उन कृंतक दांतों के नीचे आकर के क्या होती है? खुल जाती है। तो अधोजंभ ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो मानव के जबड़े से निकल करके कृंतक दांतों के नीचे, कौन से दांतों के नीचे? कृंतक दांतों के नीचे आकर के क्या होती है? खुलती है। उन्हें कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? अधोजंभ ग्रंथि कहा जाता है। ये दूसरे प्रकार की क्या होती है? लार ग्रंथि होती है। दूसरे प्रकार के लार ग्रंथि का नाम है अधोजंभ ग्रंथि। और ये जंभ ग्रंथि जो होती है वो जबड़े से निकलती है और निकलने के बाद जो कृंतक दांत होती हैं उन कृंतक दांतों के, कृंतक जो दांत होते हैं उन कृंतक दांतों के नीचे आकर के क्या हो जाती है? खुल जाती है। तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि होती है उसे कहा जाता है कर्णपूर्वत ग्रंथि, कर्णपूर्वत ग्रंथि, जिसे पैरोटिड ग्लैंड के नाम से, पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पैरोटिड ग्लैंड, कर्णपूर्वत ग्रंथि। देखिए ये जो ग्रंथि होती है, ये मानव का जो बाह्य कर्ण होता है, बाह्य कर्ण से पूर्व ये मुख गुहा में जाकर के क्या है? खुल जाती है। कर्णपूर्वत जो ग्रंथि होती है वो बाह्य कर्ण से पहले ही मुख गुहा में क्या हो जाती है? खुल जाती है। ठीक है, तो बाह्य कर्ण से पूर्व ये मुख गुहा में क्या हो जाती है? खुल जाती है। इस प्रकार की बाह्य कर्ण से पूर्व किस में खुल जाती है? मुख गुहा के अंदर खुल जाती है। आपको बताया लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजंभ ग्रंथि और कर्णपूर्वत ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि जो होती है वो मानव के जीभ के नीचे स्थित होती है। अधोजंभ ग्रंथि जो होती है, यह ग्रंथि जो होती है वो मानव के जबड़े से निकल करके कृंतक दांतों के नीचे आकर के खुलती है, उसे अधोजंभ ग्रंथि कहते हैं। कर्णपूर्वत ग्रंथि, यह ग्रंथि जो होती है वो बाह्य कर्ण से पहले ही मुख गुहा में जाकर के क्या हो जाती है? खुल जाती है, उसे कर्णपूर्वत ग्रंथि कहते हैं। देखिए ये ग्रंथियां जो होती हैं, ठीक है, ये ग्रंथियां क्या काम करती है? मुख गुहा के अंदर लार का क्या करती है? श्रावण करने का कार्य करती है। ये तीनों ग्रंथियां जो होती हैं वो मुख गुहा के अंदर, तीनों ग्रंथियां होती हैं वो मुख गुहा के अंदर किसका श्रावण करती है? लार का क्या करती है? श्राव करती है।
किसका स्राव करती है? लार का क्या करती है? स्राव करती है। आपको बता दें जो लार होती है वो एक क्षारीय पदार्थ होता है, क्षारीय तरल पदार्थ होता है। लार कैसा पदार्थ होता है? एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है। लार जो होता है वो क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसका पीएच, आपको मैं बता दूं, जिसका पीएच लगभग 6.8 के लगभग होता है। जिसका पीएच कितना होता है? 6.8 के लगभग होता है। यही लार क्या काम करती है? जब मुख गुहा के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है तो उस भोजन के अंदर, भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है और जीभ के अंदर, जीभ पर उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती है, या मुख गुहा में उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं और स्वाद ग्रंथियां होती हैं, वो मिल करके क्या काम करती है? क्या काम करते हैं? उस भोजन को लसलसा और चिपचिपा बना देती है, जिसे आप लोग क्या जानते हैं? बोलस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बोलस के नाम से जानते हैं। देखिए लार जो होती है वो, उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लार जो होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं? पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि लार का रासायनिक संगठन जो होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा, ठीक है, लार का जो रासायनिक संगठन होता है वो निम्न प्रकार का होता है। देखिए लार में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? लार के अंदर एक तो जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। दूसरा, लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन एंजाइम। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्या पाया जाता है? अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लार में जल पाया जाता है, लार में टाइलिन पाई जाती है, लार में अल्फा एमाइलेज पाया जाता है, लार में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। देखिए लार जो होती है वो चिकनी होती है, ठीक है। चिकनी क्यों होती है? क्योंकि लार में क्या पाई जाती है? सलेस्मा पाई जाती है, म्यूकस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार के अंदर म्यूकस पाई जाती है, सलेस्मा पाई जाती है। साथ में लार जो होती है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड के आयन पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड के क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड के अलावा पोटेशियम बाइकार्बोनेट के भी क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं। पोटेशियम बाइकार्बोनेट के आयन भी क्या होते हैं? लार में पाए जाते हैं। इसलिए लार में हम कह सकते हैं, लार में जल, टाइलिन, अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, सलेस्मा, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के क्या पाए जाते हैं? आयन उपस्थित होते हैं या आयन पाए जाते हैं, ठीक है। और सीधे शब्दों में कहें तो ये लार का क्या है? एक रासायनिक संगठन होता है। लार इन सभी चीजों से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लार जो होती है उसमें ये टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? मुख गुहा में जब कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, ठीक है, तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं लाइसोजाइम एंजाइम। देखिए लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये क्या है कि हमारे द्वारा, मान लीजिए ऐसा भोज्य पदार्थ ग्रहण किया गया जिसमें बहुत सारे हानिकारक जीवाणु, ठीक है, तो उन हानिकारक जीवाणुओं को ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अर्थात लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? भोजन में आए हुए हानिकारक, किनको नष्ट कर देता है? हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। लाइसोजाइम एंजाइम destroy the harmful bacteria which comes in our food, ठीक है।
जो हमारे भोजन के अंदर आते हैं उनको ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे क्या पाई जाती है, लाल ग्रंथि पाई जाती है। देखिए लाल ग्रंथि में यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। लाल ग्रंथि हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इज इट क्लियर? देखिए लाल ग्रंथि के बाद हम बात करते हैं अगली ग्रंथि पर, और वो हमारी अगली ग्रंथि है जिसे कौन सी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि पर। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट जो ग्रंथि है उसे अग्नाशय ग्रंथि के नाम से क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जिसे अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको बता दें अग्नाशय ग्रंथि मानव के शरीर में कहां पर पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले ही बात करते हैं। देखिए अग्नाशय ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, ये हमारा क्या होता है, आमाशय होता है। आमाशय जो होता है वो बाईं ओर पाया जाता है, डायाफ्राम के नीचे क्या होता है, स्थित होता है। आमाशय के बाद ये ग्रहणी होती है। ठीक है, ग्रहणी की ये दो भुजाएं होती हैं, एक भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही। ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य में, ग्रहणी की एक पहली भुजा ये दूसरी भुजा, दोनों भुजाओं के मध्य में एक अनियमित आकार की संरचना के रूप में, ये अनियमित आकार की संरचना के रूप में क्या पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। आपको पता लग गया अग्नाशय ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। आप देखिए आमाशय के नीचे स्थित होती है। ठीक है, यानी कि आमाशय के नीचे क्या है, आमाशय का जो जठर निर्गम भाग होता है उससे क्या है, ग्रहणी जुड़ी होती है। और ग्रहणी की जो दोनों भुजाएं होती हैं, कौन सी भुजाएं होती हैं, ग्रहणी की जो दोनों भुजाएं होती हैं उन दोनों भुजाओं के मध्य में एक अनियमित आकार की संरचना में अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। इसकी संरचना कैसी होती है, चपटी होती है। अग्नाशय ग्रंथि की संरचना अनियमित बोल सकते हैं, अनियमित आकार की होती है, इर्रेगुलर शेप में होती है, इर्रेगुलर शेप में पाई जाती है, या इसकी संरचना कैसी होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। पैनक्रियास ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इर्रेगुलर या फ्लैट शेप के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है, यानी कि इसका रंग अग्नाशय ग्रंथि का जो रंग होता है वो पिंक कलर की होती है। कैसे कलर की होती है, ये पिंक कलर की संरचना के रूप में क्या है, पाई जाती है। ठीक है, देखिए अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो मानव के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। मानव के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, पैनक्रियास ग्लैंड इज द सेकंड बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि अगर हम बताएं फर्स्ट नंबर की, वो कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है। यकृत ग्रंथि होती है वो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो मिश्रित ग्रंथि के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि ये अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में क्या करती है, कार्य करती है।
और ऐसी ग्रंथि जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, उस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो यह अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो मिश्रित ग्रंथि के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। किस ग्रंथि के रूप में कार्य करती है? मिश्रित ग्रंथि के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। देखिए इस ग्रंथि का जो उद्भव हुआ है, ओरिजिन, उद्भव का अर्थ है, उद्भव पर बात कर लेते हैं, उद्भव या ओरिजिन, ठीक है। देखिए अग्नाशय ग्रंथि का उद्भव कब होता है? जब भ्रूण का परिवर्धन मादा के गर्भाशय में होता है। तो भ्रूण का परिवर्तन जब मादा के गर्भाशय में होता है तो आपको पता है कब होता है? जब निषेचन की क्रिया हो जाती है। निषेचन के बाद मैंने आपको बताया विदलन की क्रिया होती है, टूतक का निर्माण होता है, ब्लास्टुला का निर्माण होता है और गैस्टुला का निर्माण होता है। और गैस्टुला के बाद 3 जनन स्तरों का क्या होता है? निर्माण होता है, जिन्हें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के नाम से जानते हैं। ये एंडोडर्म के द्वारा ही मैं आपको बता दूं, भ्रूण अवस्था के अंदर कौन सी कोशिका होती है? एंडोडर्म की कोशिकाएं होती हैं। एंडोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं, एंडोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा, एंडोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा अग्नाशय ग्रंथि का क्या होता है? उद्भव होता है। अर्थात भ्रूणीय अवस्था में अग्नाशय ग्रंथि का उद्भव या उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? एंडोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा होता है। बात समझ में आ गई? आपसे पूछा जाए कि अग्नाशय ग्रंथि का उद्भव भ्रूणीय अवस्था में किससे होता है, तो एंडोडर्म की कोशिकाओं से इनका क्या होता है? उद्भव होता है। आपको बता दें अग्नाशय ग्रंथि की यदि संरचना को देखा जाए तो इसकी जो संरचना होती है, इसमें जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 समूहों में क्या होती है? बटी हुई होती है। अग्नाशय ग्रंथि में जो कोशिकाएं होती है वो कितने समूह में बटी होती है? 2 समूहों में बटी हुई होती है, ठीक है। आपको बता रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 समूहों में क्या होती है? बटी होती है। 2 समूहों के अंदर क्या होता है? बटी हुई होती है। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए कौन से 2 समूह होते हैं जिनमें अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो 2 भागों में बटी होती है। देखिए इस तरीके का हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की हमने यहां पर क्या है? कोशिकाएं दिखाई है। देखिए अग्नाशय ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है उन पे हम बात कर रहे हैं। पहले प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उन्हें एसिनाइकी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं वो पिंडकों के रूप में जो कोशिकाएं दिखाई गई हैं इन्हें एसिनाइकी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। कौन सी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। सबसे पहले यहां आपने देखा कि अग्नाशय ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाओं पाई जाती है, या हम कह सकते हैं अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उनमें कोशिकाएं 2 समूहों के अंदर क्या होती है? बटी हुई होती है। पहला समूह होता है उसे एसिनाइकी कोशिकाओं का समूह, और दूसरा समूह जो कहलाएगा वो लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाओं के नाम से क्या है? जाना जाता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं एसिनाइकी कोशिका। एसिनाइकी जो कोशिकाएं होती हैं ये बहिर्स्रावी कोशिकाओं का क्या है? समूह है।
कौन सी कोशिकाओं का समूह है? बहिर्स्रावी कोशिकाओं का क्या है? समूह है। कौन सी कोशिकाओं का समूह है? बहिर्स्रावी कोशिकाओं का क्या है? ये समूह है। बहिर्स्रावी कोशिकाओं का क्या होता है? ये समूह होता है। इस तरीके से बहिर्स्रावी कोशिकाओं का ये क्या होता है? आपको मैंने दिखा दिया। इस तरीके से बहिर्स्रावी कोशिकाओं का ये क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, इस तरीके की संरचना आप देख रहे हो। ये बहिर्स्रावी कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। कौन सी कोशिकाओं का? बहिर्स्रावी कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। वो मैंने अभी ये तो मैंने आपको स्पेशल रूप से डायग्राम के रूप में दर्शा दी, बाकी इनको मैंने आउटर डायग्राम के द्वारा यहाँ पे दर्शा दिया है। तो यहाँ पे एसिनाई की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं किस रूप में पाई जाती है? बहिर्स्रावी कोशिकाओं के समूह के रूप में क्या है? पाई जाती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो अग्नाशय, या हम कह सकते हैं जो संयोजी कोशिकाओं के समूह के बीच में क्या होती है? लगी होती है। यानी कि एसिनाई की जो कोशिकाएं होती हैं वो संयोजी कोशिकाओं के समूह के बीच में क्या होती है? लगी होती है, बीच बीच में लगी होती है। संयोजी कोशिकाओं के समूह के बीच बीच में क्या लगी होती है? ये एसिनाई की कोशिकाएं क्या होती हैं? लगी होती है। एसिनाई की जो कोशिकाएं होती है, ये एसिनाई की कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशयी रसों का क्या होता है? स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है? अग्नाशयी रसों का क्या होता है? स्रावन होता है। एसिन आपसे पूछा जाए कि एसिनाई की कोशिकाओं के द्वारा किसका स्रावन होता है, तो एसिनाई की कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशयी रसों का क्या होता है? स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है? अग्नाशयी रसों का स्रावन होता है। पैनक्रियाटिक जूस का क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। एसिनाई की कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशयी रसों का स्रावन किया जाता है। ये अग्नाशयी रस भोजन के पाचन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होते हैं। भोजन के पाचन की क्रिया में ये क्या होता है? सहायक होते हैं। दूसरी कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के समूह के नाम से जानते हैं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं जो होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, ये एसिनाई की कोशिकाओं के मध्य में, एसिनाई की कोशिकाओं के मध्य में जगह जगह क्या होते हैं? ये लगे हुए होते हैं, या जगह जगह पर क्या है? पाई जाती है। लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं जो होती हैं वो एसिनाई की कोशिकाओं के मध्य में जगह जगह पर क्या होते हैं? लगे हुए होते हैं, या जगह जगह पर क्या है? पाई जाती है या उपस्थित होती है। तो लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं एसिनाई की कोशिकाओं के मध्य में जगह जगह पर उपस्थित होते हैं या पाई जाती है। इस प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह होता है, इस प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाओं के नाम से क्या है? जाना जाता है। आपको बता दें, लैंगरहैंस द्वीप समूह की जो कोशिकाएं होती हैं वो 3 समूहों के रूप में क्या है? पाई जाती है। लैंगरहैंस द्वीप समूह की जो कोशिकाएं होती हैं वो 3 समूहों के रूप में क्या है? पाई जाती है। कितने समूहों के रूप में पाई जाती है? 3 समूहों के रूप में क्या है? पाई जाती है। लैंगरहैंस द्वीप समूह की जो कोशिकाएं होती हैं वो 3 समूहों के रूप में पाई जाती है। सबसे पहला समूह मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है कोशिका आपको इस तरीके की दिखाई है। इन कोशिकाओं को हम पहला समूह कहेंगे अल्फा कोशिका के नाम से जानते हैं। कौन सी कोशिका के नाम से जानते हैं? पहला समूह जो होगा उन्हें अल्फा कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। देखिए, अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा, ये अल्फा कोशिकाएं जो मैंने आपको दिखाई है, और ये अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का, अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का क्या होता है? स्रावन होता है। तो ग्लूकागोन हार्मोन का जो स्रावन होता है वो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है। आपसे पूछा जाए कि अल्फा कोशिकाओं के द्वारा किसका स्रावन होता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन का क्या होता है? स्रावन होता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है।
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य जो किया जाता है वो ग्लूकागोन के द्वारा किया जाता है। ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है ये अल्फा कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। बात समझ में आ गई। दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं मैंने यहाँ पे आपको जगह जगह दिखाई है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है बीटा कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है, जो मैंने लैंगरहैंस द्वीप के रूप में यहाँ पे दर्शाई है। तो यहाँ पे दूसरी कोशिकाएं होती हैं उन्हें बीटा सेल्स के नाम से जाना जाता है, बीटा कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो ये बीटा कोशिकाएं होती हैं और बीटा कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे इंसुलिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इंसुलिन हार्मोन के नाम से क्या है, जाना जाता है। तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है और ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है कि मनुष्य में यदि ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। यदि इंसुलिन हार्मोन की मात्रा मानव के शरीर में कम हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा यदि मानव के शरीर में कम हो जाए तो ग्लूकोज जो होगा वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा तो इस स्थिति के अंदर मनुष्य के रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शर्करा की मात्रा बढ़ने के कारण मनुष्य के अंदर क्या है, बहुमूत्रता या डायबिटीज इंसिपिडस रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस या डायबिटीज मेलाटस रोग क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इनमें हम बाइफर्केशन अगले चैप्टर में करेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाटस डिजीज पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखना कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। देखिए तीसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर इस प्रकार की जो कोशिकाएं मैं आपको दर्शा रहा हूं, तो इस प्रकार की कोशिकाओं को गामा कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। गामा सेल्स बोल दीजिए, गामा नहीं बोले तो इन्हें डेल्टा सेल्स के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। कौन सी सेल्स के नाम से जाना जाता है, डेल्टा सेल्स के नाम से जाना जाता है। देखिए गामा सेल्स या डेल्टा सेल की जो कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा आपको बता दें, इन कोशिकाओं के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोनों का क्या होता है, स्रावण होता है। कौन कौन से 3 प्रकार के हार्मोन हैं? गामा कोशिका या डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा पहला हार्मोन है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण होता है। और तीसरा जो हार्मोन है उसका नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। ये 3 प्रकार के हार्मोनों का जो श्रावण किया जाता है वो गामा कोशिका या डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि अग्नाशय ग्रंथि में उपस्थित गामा कोशिका या डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्रावण होता है, तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन का क्या किया जाता है, श्रावण होता है। देखिए हम अब तक आपको सहायक पाचक ग्रंथियां मैंने आपको बताया 3 प्रकार की होती है, लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, जिनमें से हम लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि पर आपसे आज चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यकृत ग्रंथि पर विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार की इन दोनों सहायक पाचक ग्रंथियों में किसी प्रकार की समस्या हो तो you will comment and you will contact me on my mobile number. Okay? Till then you will take care you and yourself.